नमस्ते दोस्तों, हाल ही में साहित्य अकादमी गुजरात की तरफ से मशहूर और मकबूल शायर डॉक्टर सतीन देसाई को गुजरात गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको ये सम्मान उर्दू साहित्य में आपके रचनात्मक कार्यों के लिए दिया गया है। पेश है एक मुलाकात डॉक्टर सतीन देसाई के साथ। इस प्रोग्राम में आपके साथ बातचीत में शरीक हो रहे हैं जाने माने शायर शब्बीर हाशमी, जो खुद भी गुजरात साहित्य अकादमी से अपनी रचनाओं के लिए अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आदाब। आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र से मैं शब्बीर हाशमी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो उर्दू, हिंदी, गुजराती के बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे शेर कहने वाले हैं और उनको सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे बीच रूहानी शख्सियत और इल्हामी बात करने वाले हमारे बीच डॉक्टर सतीन देसाई परवेज मौजूद हैं। आज मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आपके अदबी किरदार को देखकर यूं महसूस होता है कि आप पहले अदीब हैं और बाद में तबीब हैं। किस माहौल का असर है आप पर, अदीब का या तबीब का? आप सबका इस्तकबाल मैं करता हूं आकाशवाणी अहमदाबाद से। मैं आपको जनाब शब्बीर हाशमी साहब ये बताना चाहता हूं कि अदबी किरदार वो खुदा की इनायत होती है, उसका इल्हाम, उसका इकराम बरसता रहता है जी। रहा सवाल जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे, जब हम सोचते हैं तो जो कुछ भी विरासत में मिलता है वो उसकी जहनियत बनी रहती है। पर मुख्तलिफ फजाओं में जब एक इंसान अपना सफर करता है तो फजाओं के तासुरात को अपने जहन में, अपने रूह जान में लेके वो चलता है जी। मेरी पैदाइश ही में दोहत एक गुजरात का बहुत ही छोटा इलाका है, वहाँ का बाशिंदा रहा हूँ बहुत लंबे अरसे से। आपको बता देना चाहता हूँ बड़े फक्र के साथ कि हमारे दोहत गांव में ज्यादा तादाद मुस्लिम बिरादरों की है जी। रहा सवाल उनके साथ उनकी कुर्बत में जो नशिश होती रहती थी, तो मुझे लगा कि गुजराती हिंदी में तो हम काम करते हैं, उसकी तासीर तो बनी रहती है, लेकिन उर्दू की लबो लहजा, उसके अदब व आदाब, उसकी शीरीनिया को मद्देनजर रखकर मेरी जहनियत इस कदर मचली, मेरे रुझान में वलवला पैदा हुआ। मुझे लगा कि अगर खुदा इस जबान में इख्तियार कर पाऊं, उनकी इनायत बरसती रहे, तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी माता जी पूज्य कुसुम्बा, जिनकी मूर्ति बड़ौदा तरसाली में लगी है, वो भले हम वैष्णव रहें, लेकिन बहुत बड़ी लंबी ज़हन की पहनाई पर और मजहबी तौर पे उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मजहब तो वही है, अगर मुख्तलिफ ज़बान में आप काम करते हैं और दुनिया को अलग पहलू से अगर उसकी महारत को आप दिखाते हैं तो दुनिया में आप कारगर होकर जाएंगे। तो उनका ये मंत्र रट के में चला। साथ में ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे वालिद नीरूभाई वकील स्वातंत्र सेनानी रहे, तो हमें एक पाकीज़ा असर रहा कि हम ये काम करें कि जिससे हम दुनिया को कुछ पैगाम दे पाए। तो अदबी किरदार और जो हमारी डॉक्टरी की तबीबी जो आलम की बात है, वो दोनों अलग पहलू हैं। तबीबी आलम का एक ज़हनी तौर पे अगर आप मशहूर हैं तो आप बहुत बड़े काम अपने अभ्यास में, पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन शायरी करना या इस किस्म की तख्लीक को पैदा करना वो खुदा के इकराम होते हैं, वो तो आप भी जानते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। तो मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ता है कि ये किरदार भगवान ने मुझे इसीलिए दिया कि शायद मैं तबीबी आलम में जो करना चाहता था वो तो कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अगर मुझे किसी से मुझे लगाव रहा तो सुबह से लेकर शाम तक वही लफ्ज, अदब के लफ्ज, उसकी शीरीनियाँ मेरे दिमाग में घूमती रही, वही मेरे किरदार में कलम आजमाई में काम आती रही। यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जी जी जी। हिंदी, गुजराती और उर्दू के अनेक विधाओं में गजल से लेकर तनकीद, कहानी और तर्जमात के पहलू में आसानी से खेलते हैं। ये हुनर आपने कैसे हासिल किया? जब एक आदमी एक किस्म का काम करता है, अगर लफ्ज तो अपने अलग अलग रंग में अदा होते हैं जी। अगर लफ्ज को शायरी में वजू होना है
तो शायरी में उसकी मौज़ूआत से हो जाती हैं। अगर आपको उसके लय और तरंग, उसके आहंग की मालूमात हो तो हमें एक किस्म का मुतमईन हम हो जाते हैं कि भाई इतना हमने गज़लों में किया। अगर अलग विधाओं में जाएंगे तो उसके रंग, उसके तासीर, उसके तासुरात कैसे बनेंगे, वो भी एक सोच का सवाल है। अगर आप महदूद हो जाते हैं तो तालाब में तैरते ऐसा लगता है। हमें अगर नदी से समंदर की ओर जाना है तो लफ्जों की पैनाई को, उसके भीतरी कायनात को, उसकी गहराई को गोताधनी करके परख करनी पड़ती कि लफ्ज आपसे क्या चाहते हैं। ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, लफ्ज आपसे क्या चाहते हैं। जिस तरह से माँ समझती कि बच्चा क्या करना चाहता है, तो हमें तो लफ्जों के साथ इस कदर खेलना है कि वो हमारी गोद में खिलते रहें। तो मुझे लगा कि इन पहलू में काम करने से शायरी अपने आप में एक अलग मकाम रखती है। मीर से लेके आप गालिब और उनका अगर आप उसका अभ्यास करते रहें, अच्छी महारत रखते रहें, तो हम समझते हैं कि उसकी गहराई, उसके एक अलग अंदाज है बयां होता है। लेकिन कहानियों में लगते हैं तो आपको अलग अलग किरदार की पेशगी करनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं कि कहानी के पहलू शायरी से अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते। तो अगर आप कहानियों में भी बड़े नजरिए से आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके जो पात्र किरदार को आप लेते हैं वो भी कहानी से लेकर शायरी में। और राहत सवाल तर्जुमात की जब हम बात करते हैं, रस दर्शन की बात करते हैं, किसी की तनकीद की बात करते हैं, वो भी एक अलग पहलू है। हर चीज एक दूसरे को सीखती है। ऐसे नहीं कि अगर गुलशन को देखा जाए तो एक छोटा गुलाब भी मोगरे की उसकी हिफाजत करता है, उसमें भी रंग नए भरता है। कुछ नए रंग हो, नई बातें, रोज ताज़ा लगे मुलाकातें। तो ये शेर के, अशार के जो रंग हैं, हम दूसरे पहलू पे उसको रंग बखरना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि अगर यही चलता रहेगा तो महदूद तौर पे मुझे लोग पहचाने कि सतीन देसाई शायर हैं, सिर्फ शायर हैं। एक मोहर लगेगी सतीन देसाई शायर हैं, एक ही मोहर मैं लगाना नहीं चाहता था। मुझे मुख्तलिफ पहलू में काम करना है, उसकी विरासत को पहचानना है, कहाँ हमें जाना है वो हमें तय करना है। आखिरकार वो लफ्ज अपने तखयलात और तस्वुरात उसको तय करेंगे कि आपको कहाँ ले जाना है। अगर आप उसको इंसाफी तौर पे ले जाते हैं तो वो खुद ही आपके हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचाते। आपके बड़े बड़े आपके आशीर्वाद मिले, आपके समझते कि आप लोगों की कुर्बत मुझे मिले। जैनुद्दीन साहब की, अंसारी साहब की मिली, मोइनुद्दीन बॉम्बे वाला साहब की मिली, मुमताज रशीद साहब की मिली। शायरी में काम किया। तर्जुमात का सवाल है तो तर्जुमात में मैं कहता हूं कि गुजराती गजलों का तर्जुमात हिंदी, उर्दू में, हिंदुस्तानी जबान में बहुत कम हुआ। डॉक्टर चीनू मेहदी कहते थे जब मेरे तर्जुमात के 5-6 विशेषांक निकले, तीनू मोदी ने सराहना करते हुए काफी आर्टिकल लिखते हुए ये कहा कि ये काम सतीन देसाई के सिवा कोई ने किया नहीं और कर नहीं पाएगा। ये सतीन देसाई गहराई तक जाके लफ्जों को खंगालते हैं, उसको नया मोड़ देते हैं, एक पूरी गजल को नया रूप देते हैं। एक और आप गुजराती गजल रखेंगे दूसरी ओर तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि बुनियादी तौर पर ये पहली थी या ये उसकी शक्ल है या ये आईना है या वो देखने वाला है। तो ये बातें जो मुझे लगी हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आनंद आता है कि हिंदुस्तानी जबान में काम करने का जो लुत्फ है आज मैं आकाशवाणी में जाहिर करते करते बड़े उमंग और तरंग में। कहते हैं कि चमन बगीचे से अगर गुजरो तो उसकी खुशबू हमें महसूस कराती है कि हम किस फूल की खुशबू है। तो आज आपने कई पहलुओं में बात करी है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आज तक आपकी कितनी किताबें मंजरे आम पर आई है? अवल तो मैं गुजराती से मैंने उसकी इब्तिदा की। गुजराती में मैंने 40 से ज्यादा किताबें कही, जिनमें गजलें की किताबें शामिल हैं और रस दर्शन की किताबें शामिल हैं, जिसको हम कहते हैं कि समीक्षा की किताबें, कहानियों की किताबें शामिल है। अलग अलग तौर पे मैंने काम किया है। जब बात रहती हिंदी गजलों की, हिंदी की किताबों की, तो मेरे 7 मजमुए हिंदी के गजलों के आगे जो हिंदुस्तानी जबान में, मैंने कहा हिंदुस्तानी जबान में कहने का काम किया है कि उर्दू की दकीक लफ्जों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो गुजराती लोग और कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते, तो दोनों का जोड़ मिला के एक खूबसूरती से मैं पेश करना चाहता हूँ। तो हिंदुस्तानी जबान में मैंने मेरे 7 मजमुए गजल के मजमुए शाये हो चुके, 5 से 7 मेरी समीक्षा के ग्रंथ आ चुके हैं और आगे बढ़ते हुए 6 किताबें तर्जुमात की, गुजराती गजलों के तर्जुमात की। और अभी आप मुझे बड़ा गुजराती से उर्दू के, हाँ, गुजराती से हिंदुस्तानी जबान में मैंने तर्जुमात की हैं, उसकी किताबें शाये हुई। पर एक शेर में शैलेश पंड्या जी का यहाँ पेश करके इजाजत चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बेशी सको तो एक भीनी बात हूँ करूँ, सूर्य पर पर्दों करी ने रातों करूं। अभी इसी जबान में, उसी छंद में, उसी बैर में मैंने काम किया है कि घर बैठ पाओ तुमसे भीगी बात मैं करूं, घर बैठ पाओ तुमसे भीगी बात मैं करूं, सूरज से पर्दा करके कहीं रात में करूं। वही मीटर है, गागा लगा गागा लगा गागा लगा लगा। तो जब ये कह के बहर को निभाना,
बात को उसी अंदाज में पेश करना, दोनों पहलू को अच्छी तरह ले आना, कोई मुख्तलिफ सा असर नहीं पैदा हुई, यकसानियत पैदा हुए। वो बात भगवान ने, खुदा ने तर्जुमात में मुझे दी। और मुझे लगता है कि उसके बाद एक अभी किताब शाह होने वाली है, प्रताप सिंह हाकल की ओंकार गजल, अभी वो भी मंजर आम पे आने वाली है। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनायत किए और सिलसिलेवार ये पुरस्कार चल भी रहा है, लेकिन जब गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी से आपको 2023 वर्ष का गुजरात गौरव पुरस्कार हमारे मुख्य प्रधान माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के हाथों से इनायत हुआ, तो उस जश्न में आपने क्या महसूस किया, या उस जश्न की कुछ मालूमात हमें बताएं। जो खिताबात होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, वो एक आखिरी मंजिल तक तभी पहुंचते हैं कि जब अपने मादर वतन में आपकी सराहना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से लेके सिंगापुर, कई जगहों पे मेरे कार्यक्रम हुए, कई जगह पुरस्कार भी मिले, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे मेरे वतन में एक ऐसा पुरस्कार मिले जो गुजराती हिंदी का न हो। हिंदी के आप समझ सकते कि राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिले, अकादमी की ओर से मेरी 2-3 किताबों को पुरस्कार मिले, मैं न था वहाँ, कबीरी तार और कहीं और किताबों को मिले। दिल्ली से मुझे मिला अमरा फाउंडेशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुमताज अलाशी साहब ने बम्बई में बहुत बड़ा मुझे अवार्ड इनायत किया था। पाकिस्तान से भी मेरी बोलबाला चलती है, लेकिन बात यहाँ मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जब तक आपके घर में आपका एहतराम न हो तब तक सब तक फासिल होता है। जी। और खास तौर पे सब लोग छोटी छोटी तंजीमात होते हैं, संस्थाएं होती है, अगर वो अवार्ड देती किताब तो महसूस तौर पे वो किताब की एक वैल्यू और किताब की वैल्यू रहती है। जी। जब ये पुरस्कार मुझे इनायत हुआ तो मुझे लगा कि भला ये क्या बात हो रही है कि मैं गुजराती जबान का आदमी हूँ और मेरी उर्दू जबान की पहचान इतनी महारत को हासिल करने वाले, वो भी साहित्य अकादमी, गुजराती साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट भाग्य जाट साहब, जैनुद्दीन अंसारी साहब, निसार अहमद साहब, मोइनुद्दीन बॉम्बे वाला साहब, और आपकी बात शबीर आजमी साहब के बार आपने मुझे दोहराया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सौगात आप समझ सकते हैं, कोई एक लम्हे में तो कोई भेंट नहीं करता है। कितने गहराई से उन्होंने उसका अभ्यास किया होगा कि सतीन देसाई को इसके काबिल समझा जाए। काबिल समझा, जी, तभी तो पुरस्कार भले 1 लाख रुपया उर्दू गौरव पुरस्कार है, अपने आप में अहमियत रखता है। 6 जबान के महारत रखने वाले अकादमी के भाग्य जाट, गुजराती, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, उर्दू और ऐसे 5-6 जबान के उनके तंजीमात करने वाले, अवार्ड देने वाले जब उर्दू में देते हैं तो मुझे लगता है कि एक दूल्हा को सजाया गया है, उर्दू के अवार्ड से सजाया गया है। वहां जब अवार्ड देते हुए इन्होंने कहा कि सतीन देसाई जैसे राजेंद्र शुक्ल थे, माधव रामानुज थे, आपकी भी बड़े बड़ी शख्सियत तमाम मौजूद थे। जब अवार्ड दिया जाता है तो एक लम्हे में अवार्ड देके विदा करते हैं। जब मुझे पेश किया गया तब ये बयानात हुए जाहिराना स्टेज पे, जयेंद्र सिंह जादी और भाग्यजा फरमाते हैं कि हमें ऐसे शख्स को यहाँ मंच पे पेश करना चाहते हैं कि जो बहुत बड़ी अदब में महारत तो रखते हैं, वो हर कोई जानता है, लेकिन जब उस स्टेज पे बयान करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, वो शायरी के अंदाज में या कुछ और बातें करे तो ऐसा लगता है कि कोई गिरनार का शेर गरज रहा हो, ऐसी बात है। तो जब आपकी आवाज, आपकी अलग अंदाज जो है वहाँ लोग सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज हमारे सामईन भी आपके कोई एक बढ़िया से कलाम आप हमारे सामने पेश करें, हमारे सामईन को सुनें। काफी आप लेके गालिब से लेके मीर से लेके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कलामात की हैं, लोगों को मुतासिर किया, सदियों से चल रहे हैं। मैं इनकी जो तमसीलात हैं जिनका इस्तेमाल शायरी में होता है, उसको मुख्तलिफ अंदाज में कहने की हरदम काविश में लगा रहता हूं, और इन्हीं काविशों ने अब तक मुझे पहुंचाया। तो पहले भी यहाँ मैं कुछ गजलें पेश कर चुका हूं, लेकिन इल्हाम की जब बात आती है तो 1-2 शेर इल्हामी करके मैं दूसरे नए अंदाज की गजल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो इल्हामी जो जिससे मुझे अवार्ड मिला तो मैं न था वहां, तो वो बात इल्हामी जो आपको बहुत सबको पसंद आता है, तो बार मैं दोहराता हूँ, रूहानी कलाम है, वही रूहान नहीं, वो इल्हाम है। यहाँ 2 अनासिर एक दूसरे से अलग होकर फिर जुड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इनकी बात करता हूँ। तो अर्ज किया है मैंने, सुनिए मतलब, मुलाहिजा फरमाए कि मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहां। मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहां। आपको ये विचार कैसे आता है? नरसिंह कहते हैं, नरसिंह मेहता, जागी ने जोई तो जगत दिशे नहीं। उसी बात अलग अंदाज से आती कि मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहां,
और करवट बदल के देखा तो मैं न था वहां। क्या बात है। अब देखिए, इसमें तो मैं न था वहां 5 अनासिर हैं रदीफ में। तो शर्तवाचक, मैं पहला पुरुष, मैं दूसरा पुरुष, न था कालवाचक और वहां स्थलवाचक। तो ये 5 अनासिर का जोड़ मिला के तगयुरात को पैदा, तरमीमात को, जिस्म को गायब करना, उसकी रूहानी लहजे को पेश करना, उसकी रूहानी शख्सियत को लाना बहुत ही मुश्किल बात थी। तो मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहां, करवट बदल के देखा तो मैं न था वहां, और तासीर मेरे जलने की ऐसी न थी कभी। अब सिख साहब, अब बात करते हैं। तासीर मेरे जलने की ऐसी न थी कभी, जब भी उठा धुआं सा तो मैं न था वहां। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब आप देखिए कि मैं मीर तक ही मीर की बात करता हूं कि देख के दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। इसी बात को धुआं, लफ्ज़ धुआं को और जलने की बात हम किस तरह से लाती हैं कि तासीर मेरे जलने की ऐसी न थी कभी, जब भी उठा धुआं सा तो मैं न था वहां। शेर देखिए कि तन्हाइयां ख्याल और कलम सब में मैं ही था। वाह वाह, क्या तन्हाइयां ख्याल और कलम सब में मैं ही था, कागज पे जब भी उतरा तो मैं न था वहां। क्या बात है सतीश साहब, बहुत अच्छा, वाह वाह। तन्हाइयां, सभी अनासिर तकलीफ के लिए जो अनासिर, तन्हाइयां ख्याल और कलम सब में मैं ही था, कागज पे जब भी उतरा तो मैं न था वहां। वैसे तो चारों ओर मेरे अपने चेहरे थे। क्या महाभारत आता है, कृष्ण को अर्जुन कहता है सभी मेरे चेहरे। वैसे तो चारों ओर मेरे अपने चेहरे थे, सच ने किया तमाशा तो मैं न था वहां। सच कभी तमाशा ही नहीं होता, तमाशा ना करता। एक और शेर खास तौर पे कि शायद वो बंदगी के मकामात थे अलग, शायद वो बंदगी के मकामात थे अलग, मैंने किया जो सद्दा तो मैं न था वहां। क्या बात है, वाह वाह वाह। शेर पे काफी बहुत अच्छा। शायद वो बंदगी के मकामात थे अलग, मैंने किया जो सद्दा तो मैं न था वहां। इससे हटके एक गजल के 2 शेर आपके कि कहीं सूरज से ज्यादा ही जल चुका हूं मैं, कहीं सूरज से ज्यादा ही जल चुका हूं मैं, हदे तमाम से आगे निकल चुका हूं मैं। अरे क्या बात है, वाह। और बात है साहब, शख्सियत की बात है कि तुम्हारी रूह में झेलो, तुम्हारी रूह में झेलो अगर हो कुव्वत तो, तुम्हारी रूह में झेलो अगर हो कुव्वत तो, ऋषि के मंत्र सा कब का उछल चुका हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब 1-2 शेर मुख्तलिफ में अल्लाह कहता हूं कि लो तुम्हें मैं दांव देता हूं अभी खेलो जरा, लो तुम्हें मैं दांव देता हूं अभी खेलो जरा, तुमको मेरे घाव देता हूं अभी खेलो जरा। क्या कहना, अभी खेलो जरा की बात करता हूं। जिंदगी के पहाड़ को चढ़ना उतरना है तुम्हें, जिंदगी के पहाड़ को चढ़ना उतरना है तुम्हें, 2 कटे से पांव देता हूं अभी खेलो जरा। क्या बात है। और जिसकी वजह से इस मकाम पे आया हूं, 40 साल से बिछड़ी हुई दीप्ति आपकी धर्मपत्नी है, इसकी बात करता हूं कि लो तुम्हें मैं दाव देता हूं अभी खेलो जरा, तुमको मेरे घाव देता हूं अभी खेलो जरा। और ये शेर दीप्ति को इनायत करना चाहता हूं कि चरागे रूह को छूने का अज़्म करते ही, चरागे रूह को छूने का अज़्म करते ही, तो चरागे रूह को छूने वाली जो बात मैंने की, वो दीप्ति हमारे दिल के रूह का एक चिराग है। आप आगे बढ़िए। मैं ये जानना चाहता था पहले भी कि आपकी माताजी और आपकी बेगम साहिबा जो दीप्ति गुरु हैं, उनको बीच में तो आपने बात बता दी, इसलिए अब वो आगे हम बढ़ते हैं। आज के दौर के अदीब और शायरों को आप क्या नसीहत देना चाहते हैं जो आपकी तरह कलम आजमाई करके और कारगर कामयाबी हासिल करें? आज के दौर का अदीब है वो शॉर्टकट में चलता है उससे घर के दरवाजे, घर तक नहीं जाना है, घर के दरवाजे नहीं खोलना, सीधे कमरे आके बैठ के उनकी पूजा, उनके अवार्ड, उनके खिदमात होते चले, उसमें लगा रहता है। शायरी अदब एक तपस्या है, बेशक। एक जोगी सा एक जगह पे मकाम लगा के समाधि लगानी पड़ती है आंखें बंद करके। ये सोच नहीं कि हमें क्या हासिल होगा, यही सोच लगी रहनी चाहिए कि भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, कलम आपसे क्या करवाना चाहती है। और दूसरा कि अगर जो आपको गुजराती गजलें कहनी है, तो अगर उर्दू गजलों की महारत रखने वाले
गालिब से लेके मीर से लेके आज के दौर के शायरों को आप नहीं पढ़ेंगे, हाँ, मुताला करना पड़ेगा, नहीं हाँ, करना पड़ेगा, तो आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। मुझे बड़े खेद और दुख की बात है कि आज की शायरी है वो अपने मकाम को कुछ हद तक इतनी पाने ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, सहजता से उन्हें मंच मिल रहे हैं और हौसला अफजाई इनकी तालियों से होती है, तो इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो रहे। तो मैं इनसे सभी अदीबों को जो इब्तिदाई तौर पे कलम आजमाई करना चाहता हूं कि आप समाजिया लगाएं, आने वाले दौर की आप इंतजार करते हैं और कामयाबी की मंजिल आपके छूते रहेंगी। जी। और बस तो हाँ, हमारी ये दुआ है कि आप हमारी दुआ है, हम तो चाहते हैं कि अदल खिदमत होती रहे। तो दोस्तों, आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र से आज हम डॉक्टर सतीन देसाई साहब से मुलाकात कर रहे थे। हम अगली बार फिर किसी अदीब के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। तो ये थी एक मुलाकात उर्दू साहित्य के लिए गुजरात गौरव से नवाजे गए डॉक्टर सतीन देसाई के साथ, और इस बातचीत में हिस्सा ले रहे थे मशहूर शायर शब्बीर हाशमी। प्रसारण आकाशवाणी अहमदाबाद से किया गया।